हाँ साथियों, आज की इस क्लास में, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 आपके प्रश्न होंगे आपके मन में, तो उन प्रश्नों पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, आज की ये क्लास किस किस स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी भर्ती परीक्षा को इसमें टारगेट किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए राजस्थान जीके का कंप्लीट सेगमेंट हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी और जो स्टेट पॉलिटी वाला प्रोग्राम है और उसमें ज्योग्राफी, तीनों बड़े बड़े सेगमेंट और एक छोटा सा जो प्रशासनिक व्यवस्था वाला आता है ना, वो उसको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। टारगेट अपना रहेगा कंप्लीट राजस्थान जीके को कवर करना। जैसे मैं आपको वनडे एग्जाम में एक एग्जाम का उदाहरण दे रहा हूं कि हम आरएएस और पीएसआई को टारगेट करेंगे इस क्लास में। ठीक है, अब अगर कोई L1 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम है। L1 या L2 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है। सेकंड ग्रेड की कर रहा है उसके लिए उपयोगी है क्लास। कोई पुलिस की कर रहा है, पटवार की कर रहा है, एसआई की कर रहा है तैयारी, या 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम टारगेट बना के चलेंगे आरएएस और पीएसआई। ठीक है, इस क्लास के बाद ये मेरा मानना है कि इस क्लास के बाद आपको और कहीं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, कंटेंट को प्रॉपर मैनेज करके अपन चलेंगे, टारगेट ठीक तरीके से लेकर चलेंगे, और इस कोर्स में आपको जल्दी से जल्दी सभी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 2 घंटे, लगभग 2 से 2.5 घंटे पर डे क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, पहले हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर देंगे और फिर उसके बाद कल्चर वाला। हाँ, लगभग हमारा टारगेट है 3-3.5 महीने के आसपास, है ना। छुट्टियां वगैरह, होली, दिवाली, ईद, दशहरा आ जाता है बीच में, तो उनको निकाल दें तो लगभग 3-3.5 महीने के आसपास ये जो पूरा हो जाए अपना 4 महीने के अंडर अंडर। ठीक है, क्लियर। अब एक प्रश्न का सॉल्यूशन ये हो गया कि सर मैं तो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे लिए क्लास जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सर मैं तो L1 की कर रहा हूं, L2 की कर रहा हूं, तो मेरे लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, मैं सर पीएसआई की कर रहा हूं, मेरे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैंने आपको बता दिया, वनडे एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम इसमें कवर करने का प्रयास मैं करूंगा। करें शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम सबसे पहले दोस्तों अपना जो सिलेबस है, आपकी भर्ती परीक्षा का नहीं, मैं बताता जाऊंगा किसमें क्या बदलता है। ठीक है, मुझे पता है सब, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ये बता दूंगा कि इसमें ये बदला है, पटवार में ये पूछा जाएगा, पीएसआई में ये पूछा जाएगा अलग से, एलडीसी में क्या पूछा जाएगा। सिलेबस कॉमन है। एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप सुनते हुए चले जाना कि भाई किस भर्ती परीक्षा में क्या टूट जाता है, यानी क्या अलग हो जाता है और क्या उसमें नया जुड़ जाता है। हम यहां सभी टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ या ना, हम यहां पूरा कवर करके चलेंगे। चलो करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं। देखो साथियों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान का इतिहास, दोस्तों एक अंग्रेजी राइटर था जेम्स स्टुअर्ट मिल, हम शॉर्ट में उसको जेम्स मिल बोल देते हैं। उसने भारतीय इतिहास का विभाजन किया था, जेम्स मिल ने। अगर हम उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के इतिहास को तोड़े तो राजस्थान का इतिहास के अपन 3 पोर्शन बना सकते हैं। पहला होगा प्राचीन इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा होगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, पहला प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर। कौन डिवाइड करता है? जेम्स मिल। उसने एक पुस्तक लिखी थी, द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्लियर, भारतीय, एक तरह से ब्रिटिश भारत का इतिहास, उसने पुस्तक लिखी। उसमें वो व्यक्ति 3 पार्ट में तोड़ देता है हिस्ट्री को, और वो व्यक्ति, थोड़ी मैं चर्चा करूं, वैसे इंडियन हिस्ट्री का मामला है
थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। वो व्यक्ति धर्म के आधार पर हमारे समय को 3 पार्टों में तोड़ देता है। वो ये कहता है कि सबसे पहले इस हिंदुस्तान की धरा पर हिंदू राजा हुए और वो राज करते थे वेदों पुराणों के अकॉर्डिंग, भगवान को मानते थे, तो उसने उसको हिंदू काल लिख दिया। बीच में मिडाइवल में मुस्लिमों का ज्यादा बोलबाला रहा शासकों का, तो उसने उसको मुस्लिम काल लिख दिया। अब वो आया अपने पे और उसने अपने आप को लिख दिया कि अब हिंदुस्तान का, जब अंग्रेज आई तो वो कह रहा है अब हिंदुस्तान का शुरू हो चुका है कौन सा, ब्रिटिश काल। यानी एक तरह से धर्म के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर रहा है। वो व्यक्ति ये बताना चाह रहा है हमें कि आप लोग असभ्य थे। इसने कहा है किताब में कि आप लोग, हम जब आए नहीं थे ना तो आप असभ्य थे, हमने आपको सभ्य किया है। और असभ्य होने की क्या क्या चीजें बता रहा है वो, जैसे हमारे यहाँ बहु विवाह प्रचलित था, सती प्रथा प्रचलित थी, हाँ या ना, और बालिकाओं का वध कर दिया जाता था, कन्या वध प्रचलित था, और जाति प्रथा बहुत भयंकर तरीके से थी, हाँ या ना, झाड़ फूंक ज्यादा होते थे। तो वो लिख रहा है कि ये चीजें होती थी आपके यहाँ, समाज बहुत ज्यादा छोटी बड़ी जातियों में ऊंच नीच में बटा हुआ था, ये तो हमें पता है ना, था ना ऐसा, हाँ या ना। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि हम आपको आए सभ्य करने के लिए, जब हमारी एंट्री हुई तो आप सभ्य हो गए। ये पूरा जो सेगमेंट है चला गया कहाँ, इंडियन हिस्ट्री में। पर लेकिन जेम्स मील के अकॉर्डिंग हम अपने राजस्थान के इतिहास को भी 3 पार्टों में तोड़ेंगे। क्लियर, ठीक है। देखो हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों प्राचीन इतिहास की, और सबसे लास्ट में इधर आधुनिक इतिहास की। देखिएगा सबसे पहले प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, और अंत में आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब दोस्तों मैं कंप्लीट सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं पूरा कि आरएएस और पीएसआई क्या कहते हैं। फिर मैं बीच में 2-5 ऐसे कंपटीशन के नाम बोलूंगा, ऐसी भर्ती परीक्षाओं के नाम बोलूंगा जहां इसमें से कुछ हटेगा या जुड़ेगा, है ना, क्योंकि अपन को पूरा कवर करके चलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई प्राचीन में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ेंगे। प्राचीन वाले में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भाई प्राचीन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे सभ्यताएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सभ्यताएं पढ़ेंगे। अभी मैं बात करूंगा कौन कौन सी सभ्यताएं, कई बार एग्जामिनर छोटे कंपटीशन में खोल के दे देता है, अभी हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद सभ्यताओं से जुड़ा ही टॉपिक है जनपद या महाजनपद। जनपद या महाजनपद, और ये विशेषतः जोड़ा जाता है ग्रेड वाले एग्जाम में, ये क्लियर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शिलालेख, इसी में आ जाएगा शिलालेख है, प्रशस्ति है, अभिलेख है, क्लियर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन में। उसके बाद हम चलते हैं कहां पर, मध्यकालीन में, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम यहां पर चर्चा करेंगे मध्यकालीन में। दोस्तों मध्यकालीन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राजवंश। क्या पढ़ेंगे, राजवंश। अब हम यहां देख लेते हैं कि हमें कई परीक्षाओं में तो ये दे देता है कि ऐतिहासिक घटनाएं मिडाइवल की, और कई में क्या है वो खोल के दे देता है कि गुहिल है, चौहान है, प्रतिहार है, ऐसे राजवंशों के नाम दे देता है वो,
ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहता है जब वो नाम देता है तो हमें ऐसा लगता है इसको पूरा पढ़ना है। कई बार क्या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मध्यकालीन महत्वपूर्ण घटनाएं दे देता है, तो उसका मतलब भी वो राजवंशी पूछना चाहता है। कई बार स्टूडेंट को समझने में परेशानी हो जाती है, वो राजवंशी पूछना चाह रहा है, हमें कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा राजवंश। देखो कौन कौन से हम वंश दोस्तों यहां पर पढ़ने वाले हैं, समझते हुए चले जाना। मैं पूरी तरह से तोड़ दूंगा इसको आपके सिलेबस को, कि हाँ आप ये कहोगे कि सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमें इसमें मजा आ गया। ठीक है भाई, देखो सुनना भाई, राजवंश में हम सबसे पहले अगर वंश देखें समय के अनुसार तो प्रतिहार, प्रतिहार वंश। ठीक है, हम ये बात करेंगे कहां कहां के प्रतिहार, अभी लिख लेते हैं अपन। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो चौहान वंश। मैं ये चाहता हूं कि आप बार बार हिस्ट्री ना पढ़ें, एक बार पढ़ लें बस, खत्म कहानी वन डे एग्जाम के लिए। तो चौहान वंश, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गुहिल या सिसोदिया वंश, गुहिल या सिसोदिया, गुहिल या सिसोदिया वंश। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों राठौड़, राठौड़ वंश। उसके बाद चलते हैं हम कछवाहा वंश, कौन सा वंश, कछवाहा। अब हम ये देख लेते हैं कहां कहां के राठौड़, कहां कहां के गुहिल, कहां कहां के कछवाहा। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रतिहार। प्रतिहार हम दो रियासतों वाले प्रतिहार पढ़ेंगे, रियासत बोल दो या स्थान बोल दो, है ना। देखो एक तो मंडौर के प्रतिहार, कहां के दोस्तों, मंडौर के प्रतिहार। एक पढ़ेंगे हम भीनमाल के प्रतिहार, इन्हें अपन जालौर के प्रतिहार कहते हैं, इन्हें कन्नौज के प्रतिहार कहते हैं, इन्हें भीनमाल के कहते हैं। समय के अनुसार ये बदलते चले जाएंगे। कहीं आप कोई गाइड लेके आओगे सर उसमें तो कन्नौज के प्रतिहार है, आपने बताया नहीं, यही बदलेंगे। जैसे अभी आप अभी नहीं समझे आप बात को, अब समझोगे। देखो जैसे चौहान बदलेंगे, जैसे देखो चौहान सबसे पहले सांबर पे थे, पता है आप सभी को। सांबर के बाद यही चौहान हो गए मित्रों कहां के चौहान, अजमेर के चौहान। अजमेर में जब पृथ्वीराज का साम्राज्य मिटा दिया गौरी ने, तो अजमेर के ही शासक पृथ्वीराज का बेटा रणथंबोर चला गया, तो अब ये कहां के चौहान हो गए, वेरी गुड, रणथंबोर के चौहान हो गए। ठीक है, अब एक और पढ़ेंगे चौहान डायनेस्टी में नाडौल और जालौर के चौहान, ये दोनों मिले जुली शाखाएं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। हम गुहिल या सिसोदिया पढ़ेंगे, या तो आप मेवाड़ लिख दो मित्रों, या हम कहें और आधुनिक में इसको उदयपुर रियासत कह देते थे, उदयपुर लिख दो, मॉडर्न में उदयपुर कह देते हैं अंग्रेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब राठौड़ हम पढ़ेंगे, कहां कहां के राठौड़। देखो एक तो अपन राठौड़ पढ़ते हैं दोस्तों मारवाड़ के, मारवाड़ के राठौड़। अच्छा पूरा लिख दिया गया मारवाड़, या हम बात करें जोधपुर। भाई राठौड़ वंश तो आगे लिख रहा है ना, ठीक है। देखिए उसके बाद हम राठौड़ पढ़ेंगे कहां के, बीकानेर। कौन से दोस्तों, बीकानेर वाले। कछवा हम पढ़ेंगे, या तो आमेर लिख दो या जयपुर लिख दो, आमेर या जयपुर। अब कहीं किसी स्टूडेंट का ऐसा दिमाग चल रहा हो सर दो दो नाम क्यों लिख रहे हैं, राजधानियों के अकॉर्डिंग जाना जाता था इनको कभी कभी। वैसे एक ही बात है, आमेर वाले पढ़ लो या जयपुर वाले, है ना। कहने का मतलब वही है, मेवाड़ या उदयपुर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी आई, कोई नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी अभी। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, स्पेशली मैं कहूं पीएसआई में और आरएस में,
हमें एक अलग से पॉइंट देता है इसमें मिडाइवल में कि रियासतों की, राज्य रजवाड़ों की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, या तो मैं इसके पीछे ऐसे एरो लगा के लिख दूं कि इनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, या फिर मैं नीचे से एक पॉइंट बना देता हूं यहां कि हमें राजवंश जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब हम मॉडर्न में एंट्री करेंगे तो इससे पहले इनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पर एक पैनी निगाह हम डालकर आएंगे। क्लियर? मैं लिख दूं नीचे एक पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट अलग से अपन बना लेते हैं। देखो ये रहा एक पॉइंट, हाँ, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये अलग से पॉइंट है, याद रखना। मैंने अभी 2 एग्जाम का नाम लिया था दोस्तों, कौन कौन से? आरएएस और पीएसआई में। आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे लिए टफ पड़ेगा, सर मैं तो तैयारी L1 की कर रहा हूं, सर मेरे में ये नहीं है, तो आप मत पढ़ो इसको। अरे भाई मत पढ़ो ना, इसको छोड़ देना, केवल एक टॉपिक है ये। ऐसे थोड़ी बीच बीच में इनको घुसाता रहूंगा, नहीं भाई प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, इसको मैंने अलग से ही तोड़ दिया पूरा। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब अपन चलते हैं कहां पर? मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में देखिए भाई सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखो मॉडर्न वाला एक बार सेगमेंट देख लो। देखिए दोस्तों, मॉडर्न में हम 4-5 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। देखना, हम पढ़ेंगे सबसे पहले EIC से संधियां, किससे संधियां? कंपनी से संधि, यानी कि जो जो रियासत अपनी कंपनी से संधि कर रहे हैं। दोस्तों ये अलग से टॉपिक होता है, कई परीक्षाएं ऐसी हैं उनमें इसको अलग से मेंशन कर देते हैं, पढ़ेंगे हम इसको पूरा। कई में ऐसे लिख देते हैं भाई EIC से संधियों वाला एक टॉपिक और हमें करवाया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, क्लियर? उसके बाद देखो, वैसे अगर हम समय के अनुसार पढ़ें तो हमारे किसान आंदोलन शुरू हो चुके हैं अभी, पर लेकिन जनजातीय आंदोलन टॉपिक छोटा है, इसलिए मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं। मैं वैसे ऑर्डर से चल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर से, आपको पढ़ने में समझने में मजा आएगा। आ गई ना बात समझ में? तो वैसे हम ऑर्डर से चल रहे हैं, लेकिन हमें यहां लिखना तो किसान आंदोलन था, लेकिन जनजाति क्यों लिख रहे हैं? किसान आंदोलन थोड़े बड़े हैं, जनजाति आंदोलन छोटा सा टॉपिक है, इसलिए अपन जनजाति लिख दें। दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, पहले शुरू हुए किसान आंदोलन, ठीक है। देखो हम यहां जनजाति लिख दूं मैं, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को जनजाति लिख दे, सर आपने ऊपर नीचे कर दिया इसको, ऐसा नहीं है। जनजाति आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं आपको, छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रमुख राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, इसको स्टूडेंट ज्यादातर छोड़ देते हैं। इन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे समाचार पत्र, समाचार पत्र, क्लियर? पत्र पत्रिकाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन,
कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया अपना प्रमुख व्यक्तित्व। कौन सा? प्रमुख व्यक्तित्व। इसी के अंडर हम पढ़ लेंगे महिलाओं का योगदान इस वाले में, क्योंकि महिला भी तो इंपोर्टेंट कैंडिडेट हो गए ना। नहीं ये बात समझ में? जिन जिन महिलाओं ने योगदान दिया है अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सबको पढ़ लेंगे अपन, किसने क्या किया किसने क्या किया। ये कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री है। अब परीक्षा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली एलडीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सुनना, जो एलडीसी की तैयारी करेंगे, एलडीसी में ये नहीं है, पूरा नहीं है ये एलडीसी में दो चीजें दे रखी हैं, मिडाइवल और मॉडर्न। कंप्लीट स्पेशली अब तक अगर मैं मानूं सिलेबस को, चतुर्थ श्रेणी वाले को, तो उसमें भी ये नहीं है, केवल मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर? राजस्थान पुलिस में कंप्लीट है, आरएस में कंप्लीट है, पीएसआई में कंप्लीट है, L1 में कंप्लीट है, सेकंड ग्रेड में कंप्लीट है, L2 में कंप्लीट है, वीडियो में कंप्लीट है, पटवार में कंप्लीट है। मैं उसी का नाम बोल दिया हूं जिसमें नहीं था। अब आप ये माने कोई और भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये डाउट ही नहीं पालना है कि ये क्लास मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। मैं पहले ही बोल दूंगा आपसे, केवल एलडीसी को माने हम। एलडीसी में राजस्थान हिस्ट्री में क्या नहीं है? सभ्यताओं वाला पोर्शन नहीं है, ये प्राचीन वाला। क्लियर? और एक अपने इसमें किसमें, फोर्थ ग्रेड वाले में, इसमें भी नहीं है। हम शुरू ही यहां से करेंगे। नहीं यही बात समझ में? हम शुरू ही कहां से करेंगे? राजवंश से, मिडाइवल वाले से। ठीक है, अब एक बार यहां देख लेते। कई ऐसी परीक्षाएं दोस्तों जिनमें सभ्यताओं वाला जो सेगमेंट है ना, उसमें विशेष 2-3-4 नाम लिख के दे देता है। कई बार तो मोटे रूप में हमारे सामने पटक देता है लाके कि लो भाई सभ्यताओं में से पूछूंगा। कई बार क्या करता है वो, और अच्छा काम करता है, 4-5 के ही नाम दे देता है केवल हमें। वैसे तो हम कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन हम मोटी मोटी सभ्यताओं के नाम लिख लेते हैं। सब मोटी मोटी सभ्यताओं मतलब जहां से हमें ज्यादा चीजें उत्खनन में मिली और हमारी परीक्षा पर वो ज्यादा इफेक्ट डालती है ना। ऐसा नहीं कोई सभ्यता मोटी और छोटी हो। आगे ना बात समझ में? जैसे आपको कौन कौन सी याद आती है दोस्तों, बताओ? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट और बालाथल। चलो तो देखो, कालीबंगा कौन सी? कालीबंगा साथियों। ठीक है, होने को तो पीली बंगा भी, हम तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन काली बंगा दे देता है कई बार लिख के। ठीक है, दूसरा आहड़ लिख लें। आहड़, आहड़ उदयपुर वाली अपनी। ठीक है, आहड़ लिख ली अपन ने। ठीक है, दूसरा गणेश्वर लिख लें क्या? ये नीम का थाना वाली बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ नीम का थाना में पड़ती है ना वैसे। हाँ, और दूसरा हम बात करें बैराट की। कई बार कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें इनका नाम लिख के दे देता है। अब देखो, जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो पहले सिलेबस तो देखोगे ना कि हाँ भाई अपनी स्पेशल दे रखी है, तो उसी क्लास पे ज्यादा फोकस करना है। मैं तो शुरू से ही पढ़ाऊंगा, सबको ही पढ़ाऊंगा। विशेषतः L1 L2 और सेकंड ग्रेड में इसको दे देते हैं अलग से खोल के, इसको जनपद महाजनपद और उनके प्राचीन उपनाम, और ये तो अपन इसको तो कंप्लीट ही पढ़ेंगे। नहीं यही बात समझ में? आपको ऐसा लगता है नहीं सर मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, मत पढ़ो, मत पढ़ो उसको। नहीं यही बात समझ में? मैं यही तो बोल रहा था, वनडे एग्जाम कंप्लीट कवर क्लास है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? हम इसे एक बार नोट कर लें और फिर उसके बाद समझेंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, पेपर क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, बिल्कुल एज इट इज बनाना जैसा मैंने बनाया है।
आपके मन में और कोई विचार तो नहीं आ रहा कि सर एक पॉइंट और रह गया है? देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, सुनना इधर सुनना, कई बार क्या करता है वो किसी भर्ती परीक्षा में सिलेबस में एक पॉइंट देता है अलग से, 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में जन जागरण, वो यहां से जन जागरण शुरू हो गया, ये यहां से यहां तक, मतलब खोल के नहीं देता वो कि प्रजामंडल पूछूंगा, प्रमुख व्यक्तित्व पूछूंगा, प्रमुख संगठन पूछूंगा, समाचार पत्र पूछूंगा, वो नहीं देता। वो केवल देता है 19वीं 20वीं शताब्दी में जन जागरण। तो ये पूरे टॉपिक पढ़ने उसके अंदर जाके, अरे जन मतलब लोग और जागरण का मतलब सोना थोड़ी होता है, जागना होता है। अच्छा, जनजाति लोग अपने हकों की मांग के लिए लड़ रहे हैं, प्रशासन के भिड़ रहे हैं प्रशासन से, तो क्या ये जन जागरण नहीं है? किसान जो अपने हक है उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये जन जागरण नहीं है? बताओ, राजनीतिक संगठन ये जन जागरण के लिए तो बने थे, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब नोट कर दो इसको। कोई डाउट हो तो बता देना, आप कमेंट भी कर सकते हो क्लास के बाद, अगर कोई डाउट आता है आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा आपको। नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये सुनते हैं समझते हैं कि पेपर क्या डिमांड कर रहा है, एग्जामिनर क्या मांग रहा है। सबसे ज्यादा हाल ही की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न कहां से आ रहे हैं? ठीक है साथियों, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं ना वो आधुनिक इतिहास से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बढ़ें, प्रश्नों की संख्या यहां ज्यादा हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती है लेकिन ठीक रहती है। अपने पास कम प्रश्न देखने को मिलते हैं प्राचीन से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आते ही नहीं है प्राचीन से, मैं बोल रहा हूं कम संख्या हमें प्रश्नों की देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे अच्छा पोर्शन, महत्वपूर्ण पोर्शन ये वाला है, मॉडर्न वाला, कोई भी भर्ती परीक्षा हो। ठीक है, राजवंश वाला भी ठीक है। हम अपनी जो ये क्लास रहेगी उसमें यहां से शुरू करेंगे, इस प्रकार से राजवंश से पढ़ते 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 लास्ट टॉपिक तक पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था तक। फिर उसके बाद हम चलेंगे ईआईसी से संधियों से लेकर और प्रमुख व्यक्तित्व तक। ठीक है, फिर अपना एक पोर्शन बच जाएगा, कौन सा? छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अगर हम बड़ा इसमें माने तो केवल इसी को मान लो, ये शिलालेखों वाले पोर्शन को। और शिलालेख भी हम वही शिलालेख पढ़ेंगे जो यहां नहीं पढ़ेंगे। भाई कुछ ऐसे है ना जो यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। अपन बिजौलिया क्यों पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ क्यों पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ का लेख क्यों पढ़ेंगे, जब हम उसको यहीं पढ़ लेंगे? नहीं यही बात समझ में? अजमेर शिलालेख क्यों पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ का, अपन इसको यहीं पढ़ लेंगे, यहीं बात कर लेंगे उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों की। ठीक है ना, क्लियर? हम यहां से शुरू करेंगे इस प्रकार से, और इसको खत्म करने के बाद हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। क्यों? क्योंकि ये दूसरा एक दूसरे से जुड़े हुई हैं थोड़ी थोड़ी घटनाएं, इसलिए वो अलग ही सेगमेंट पड़ जाता है अपना। क्या मुझे बताओ, मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, आप हाँ या ना में जवाब देना। क्या कहीं आपने किसी गाइड में पढ़ा, किसी गुरुजी ने आपको पढ़ाया कि कोई भी कालीबंगा से 2 कंकाल उठे और मेवाड़ के राजा बन गए? पढ़ा क्या आपने ऐसा कभी? नहीं नहीं, मेवाड़ नहीं, और सॉरी उसके कछवाहा राजा बन गए आमेर के। कंकाल आए थे 2 आहड़ से और वो राजा बन गए यहाँ। वो अलग ही है, वो तालमेल नहीं है उसके अंदर। अच्छा, यहां पूरा पढ़ेंगे। अच्छा, ईआईसी से संधि कौन करेंगे? राजवंश। अरे भाई राजवंशी तो करेंगे संधि, देखो जुड़ा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, 1857 की क्रांति रियासतों में होगी, कई राजा साथ देंगे तो कई नहीं देंगे, कई ठिकानेदार साथ देंगे कई नहीं देंगे। ठीक है, आ गया वही। जनजाति भड़क रही है किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर, राजा के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर, हाँ या ना? इधर से किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं, किसके सामने? राजवंश के सामने, राजा के सामने। इधर से प्रमुख संगठन बनेंगे, वो रियासतों में बनेंगे, रियासतों के लोगों के उत्थान के लिए बनेंगे, हाँ या ना? समाचार पत्र चलेंगे जन जागरण फैलाने के लिए, हाँ या ना? प्रजामंडल बनेगा जन जागृति के लिए, जनता की मांगों को प्रशासन से मनवाने के लिए या प्रशासन के सामने रखने के लिए।
हाँ या ना? राजस्थान का एकीकरण होगा तो रियासतें एक होंगी या हमारा घर, माना घर अंदर ही है हमारा, लेकिन हमारे घर का कोई नाम थोड़ी लिखेगा, रियासतें एक होंगी। और यहां से लेके यहां तक दोस्तों, यहां से लेके यहां तक हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जिनमें महिलाएं भी शामिल होंगी और जिनमें हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। ठीक है, और उन प्रमुख व्यक्तित्वों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो आरबीएससी में हैं। वहां से सीधा सीधा प्रश्न बना देता है कई बार, आ रही बात समझ में? है या ना? कई बार हम उनको यहाँ पढ़ते नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, अपन उनको भी पढ़ लेंगे, आरबीएससी वालों को, है ना। उम्मीद ये रहेगी कि प्रश्न इतना पढ़ने के बाद बाहर नहीं जाए, लेकिन प्रश्न तो फिर भी बाहर जा सकता है। मैं क्लास में पहले ही बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है। ये जो क्लास है ये प्रयास होगा कि आप जहां भी जिस भी भर्ती परीक्षा में बैठे, कम से कम 90% प्रश्न आपके नोट्सों में से हो तो मजा आ जाए, मेरा भी प्रयास सफल हो जाए और आपका पढ़ना भी सफल हो जाए, है या ना। हम 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आप सपोज करो किसी परीक्षा में प्रश्न आए राजस्थान हिस्ट्री के 20, तो 20 में से 90% आप अटेंड करने चाहिए उन प्रश्नों को, तब मजा आएगा। और एक ही नोट्स पढ़ने, बार बार इधर उधर मुंह नहीं मारना है कि मैं कोई गाइड ले आऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, उसके नोट्स पढ़ लूं, नहीं। विश्वास करो, बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा इस क्लास में आपके लिए, ठीक है ना। बढ़े आगे अपन। अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं राजवंश से, ठीक है। हम राजवंशों में शुरू करेंगे दोस्तों गुहिलों से। उसका भी रीजन है क्योंकि गुहिल ढर्रे से चलेंगे क्रमबद्ध तरीके से और लंबे समय तक चलेंगे, है ना। हम शुरू कर सकते हैं प्रतिहार, लेकिन प्रतिहार बहुत पहले चलेंगे और बहुत जल्दी मिट जाएंगे, नहीं यही बात समझ में। चौहान टुकड़ों में चलेंगे और टुकड़ों में टूट जाएंगे, कभी सांबर, कभी अजमेर, कभी रणथंभौर, कभी नाडौल, कभी झालावाड़। गुहिल ऐसा है कि आप बिल्कुल चले जा रहे हो लंबे समय तक, और गुहिलों के रिश्ते इधर उधर होंगे, इनसे झगड़े हैं, ब्याह है, शादी है, संबंध है, संधि है, वो इनसे अपन इनको भी उसके साथ ही कर लेंगे, है ना। फिर अपन उठा लेंगे प्रतिहार और चौहानों को। हाँ साथियों देखिए, अब शुरू करते हैं हम राजवंश के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखिएगा, हम मेवाड़ रियासत के बारे में बात करेंगे। किस रियासत के बारे में साथियों? मेवाड़ रियासत के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि देखिए, मेवाड़ रियासत में गुहिल वंश ने राज किया। किस वंश ने दोस्तों? गुहिल वंश ने राज किया मेवाड़ रियासत में। इस गुहिल वंश का अगर अधिकार क्षेत्र, या आपसे सीधा प्रश्न ये पूछ ले कि मेवाड़ रियासत में किस किस क्षेत्र को, वर्तमान क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो हम बताएंगे। देखो कौन कौन से स्थान आते हैं मेवाड़ में। जैसे सबसे पहले हम लिख देंगे उदयपुर, बताइए उदयपुर आता है मेवाड़ में, ठीक है। उदयपुर से अभी सलुम्बर अलग हुआ, कौन सा? सलुम्बर अलग हुआ दोस्तों। एक आता है चित्तौड़ की भूमि मेवाड़ में, एक आता है दोस्तों राजसमंद मेवाड़ में, कंप्लीट राजसमंद मेवाड़ में। एक आता है दोस्तों भीलवाड़ा, कंप्लीट नहीं आता, कुछ भाग आता है भीलवाड़ा का। और एक कहीं कहीं हम प्रतापगढ़ भी लिख देते हैं, कंप्लीट नहीं आता प्रतापगढ़ भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट पूछ ले तो कंप्लीट उदयपुर आता है, कंप्लीट सलुम्बर आता है, कंप्लीट चित्तौड़ आता है, कंप्लीट राजसमंद आता है, और कंप्लीट आता है क्या? भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। क्लियर? ठीक है। अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, आज जो उदयपुर है, आज जहां उदयपुर है, वहां कभी प्राचीन समय में, वर्तमान में तो उदयपुर हो गया, वहां कभी प्राचीन समय में एक जनपद चलता था, सिवी जनपद। सिवी जनपद। हम परिचय कर रहे हैं मेवाड़ शब्द का, ये याद रखिएगा। इस शब्द का परिचय कर रहे हैं हम, मेवाड़ शब्द का हम परिचय कर रहे हैं। इस सिवी जनपद चलता था, इस सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका।
क्या राजधानी थी साथियों? माध्यमिका कोई इसकी क्या है? राजधानी है सिवी जनपद की। और माध्यमिका का जो वर्तमान नाम है वो आज माध्यमिका नहीं है, नगरी है। और दोस्तों नगरी पड़ता है वर्तमान में कहां पर? चित्तौड़ में। कहां पड़ता है नगरी? वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है। क्लियर? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि माध्यमिका जो है राजधानी है सिवी जनपद की, तो हम यहां लिख दे राजधानी। भाई सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? माध्यमिका थी। माध्यमिका का वर्तमान नाम अपन बीच में लिख देंगे, वर्तमान नाम। तो वर्तमान नाम क्या है साथियों? नगरी है। और नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़ में। अच्छा, माध्यमिका पर कोई ना कोई राज तो कर रहा होगा, तो यहां पर जो राज चल रहा है, देखिए राज बराबर मेर जाति का राज चल रहा है। किस जाति का? मेर जाति। अपन ने याद रखेगा, मेव जाति नहीं लिखी है, मेर जाति बात हो रही है। ठीक है, मेर जाति यहां राज कर रही थी। लेकिन साथियों इस मेर जाति के लगातार संघर्ष चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इससे? मलेच्छों से। इन पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं मेरों पर। कौन? मलेच्छ। हिस्ट्री में जो झगड़े लंबे समय तक चलते हैं, भाई जिनके परिणाम जल्दी निकल जाते हैं उनको तो हम युद्ध कह देते हैं। ठीक है, जो लंबे समय तक चल रहा है, ना तो मलेच्छ हार मान रहे लूटने से, और ना मेर हार मान रहे इनका सामना करने से। ये लड़ाई, ये झगड़े, ये संघर्ष बड़े लंबे समय तक चले। इस कारण ये जो क्षेत्र है सिवी जनपद वाला इलाका और माध्यमिका वाला जो इलाका है, इसके आसपास के इलाके में ये संघर्ष अपनी छाप छोड़ गए और इस एरिया को बदनाम होना पड़ा। इसके नाम से मलेच्छों को मारने वाला क्षेत्र नाम हुआ इसका। इस क्षेत्र का नाम धीरे धीरे क्या हुआ? मलेच्छों को मारने वाला क्षेत्र। या मलेच्छों से संघर्ष करने वाला क्षेत्र। मलेच्छों से संघर्ष करने वाला क्षेत्र। करने वाला क्षेत्र, मलेच्छों को मारने वाला क्षेत्र या क्या करने वाला? संघर्ष करने वाला क्षेत्र। ठीक है, ये शब्द निकला। अब दोस्तों समय जब निकलता गया तो ये जो शब्द है ये धीरे धीरे टूटकर बनने लगा मेदपाट। अब एक नए शब्द का जन्म हुआ है भाई, मेदपाट या प्राज्ञवाट। मेदपाट या प्राज्ञवाट। अच्छा, मेदपाट ही शब्द क्यों निकला? क्योंकि इस भूभाग पर, इस भूमि पर राज चल रहा था किसका? मेर जाति का। मेर जाति के राज के कारण ये जो इलाका है जहां राज कर रही है मेर जाति, ये इलाका कहा जाने लगा कौन? मेदपाट या मेरपाट या प्राज्ञवाट। साथियों समय के अनुसार टूट गया मेदपाट और ये शब्द टूटकर बना क्या? मेवाड़। हम नामकरण पढ़ रहे थे मेवाड़ का कि किन किन परिस्थितियों से निकलते हुए इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? मेवाड़। अच्छा, ये भूभाग किसी भी मेवाड़ के राजा के नाम पर मेवाड़, किसी भी गुहिल वंश के राजा के नाम पर मेवाड़ नहीं हुआ है, का तो नाम हुआ है मेर जाति के कारण मेवाड़। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस राजवंश ने राज किया, आपसे पूछा जाएगा राज किसने किया, देखो राज बराबर गुहिल वंश। किस वंश ने राज किया दोस्तों? गुहिल वंश ने राज किया मेवाड़ पर। अब देखिएगा, गुहिल वंश के जो शासक हैं, जो गुहिल वंश के शासक हैं, ये स्वयं को भगवान राम का पुत्र मानते हैं भाई। देखो, स्वयं को भगवान राम की क्या मानते हैं? ये संतान मानते हैं। शासक स्वयं को, शासक स्वयं को भगवान राम
राम की संतान मानते हैं। भगवान राम की क्या मानते हैं दोस्तों, ये संतान मानते हैं, शासक स्वयं को। कौन से शासक? गुहिल वंश के शासक। इस कारण इन शासकों को कुछ उपनामों से जाना जाता है भाई। देखिएगा इनके उपनाम क्या क्या है। अगर कोई अपने आप को राम का वंशज कह रहा है तो वो रघुवंशी है। अरे है या नहीं है? वो सीधा सीधा कौन है? वो रघुवंशी है। अगर स्वयं को किसका वंशज कह रहा है? राम का वंशज बोल रहा है। देखो इन्हें कहा जाता है रघुवंशी। क्या कहा जाता है? रघुवंशी। भगवान राम सूर्य कुल में जन्मे, इस कारण इन्हें भी कहा जाता है सूर्यवंशी। क्लियर? एक इनकी स्पेशल उपाधि है, एक स्पेशल टाइटल है भाई इनका, और वो है हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज क्या नाम मिलता है? हिंदुआ सूरज। साथियों जब हम कछवाहा पढ़ेंगे, आमेर के कछवाहा, तो कछवाहा भी अपने आप को भगवान राम से ही जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि हम भगवान राम के बड़े पुत्र उसकी संतान है। इस कारण कुश से निकला कुशवा, वो टूट कर बन गया कछवा। तो मुझे बताइए क्या पिताजी रघुवंशी हैं जैसे राम, तो कुश के वंशज रघुवंशी होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली बिल्कुल होंगे ही होंगे। वो भी सूर्यवंशी होंगे, लेकिन कछुआओं को नहीं कहा जाता क्या? हिंदुआ सूरज। कछुआओं की स्पेशल उपाधि ऐसी, जैसे अलग से उपाधि है किसकी? मेवाड़ के राजाओं की, वंश के राजाओं की, हिंदुआ सूरज। ऐसे ही उनकी स्पेशल उपाधि है, केवल वही लगाते हैं इतिहास में, और वो उपाधि है रघुवंश तिलक। कौन सी उपाधि? रघुवंश तिलक। ठीक है। देखो कछवाहा राजा भी रघुवंशी हैं, तो गुहिल राजा भी रघुवंशी है। कछवाहा राजा भी सूर्यवंशी हैं, गुहिल राजा भी सूर्यवंशी, लेकिन कछवाहा राजा हिंदुआ सूरज नहीं है, कछवाहा राजा रघुवंश तिलक है, और ये हिंदुआ। क्लियर? बात समझ में आई क्या यहां तक? एक बार वापस देखेगा। हमने सबसे पहले परिचय किया है मेवाड़ शब्द का, कि भाई ये जो मेवाड़ शब्द है ये किस प्रकार से हमारे सामने देखने को मिला। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की मेवाड़ पर गुहिल वंश ने राज किया। ठीक है, बोलिए मेरे साथ। ठीक है, क्षेत्र देखें तो मेवाड़ में कौन कौन से इलाके आ रहे हैं? उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, कुछ भूमि भीलवाड़ा की और कुछ भूमि प्रतापगढ़ की। ठीक है। जिस स्थान पर क्या था, जिस स्थान पर आज उदयपुर है, वहां कभी प्राचीन समय में, इसका प्राचीन नाम याद रखिए, प्राचीन समय में चलता था एक जनपद, और उस जनपद का नाम था सिवी जनपद। इस जनपद की राजधानी था माध्यमिका। क्या था? माध्यमिका। माध्यमिका का वर्तमान नाम नगरी है, और दोस्तों नगरी पड़ता है कहां पर? दौड़ में पड़ता है। इस सिवी जनपद पर या माध्यमिका पर राज चल रहा था प्राचीन समय में गुहिल वंश से भी पहले किसका? मेर जाति का। उन पर बार बार लूटपाट कर रहे थे मलेच्छ, यानी कि लंबे समय तक झगड़ा चला, तो हमने इतिहास की भाषा में उसे संघर्ष नाम दे दिया। लंबे संघर्ष चले किस क्षेत्र में? इस इलाके में। तो इस क्षेत्र का नाम हो गया, छवि छूट गई, छाप छोड़ दी संघर्षों ने। क्या? मलेच्छों को मारने वाला क्षेत्र या मलेच्छों के साथ संघर्ष करने वाला क्षेत्र नाम हुआ। फिर मेर जाति के कारण इस भूभाग का नाम हुआ या तो मेरपाट या मेदपाट और प्राग्ञवाट। ये मेदपाट टूटा और समय के साथ टूट कर क्या बन गया? मेवाड़ बन गया। मेवाड़ पर किस वंश ने राज किया? तो मेवाड़ पर गुहिल वंश ने राज किया। अच्छा, मेवाड़ का राजा स्वयं को किसकी संतान मानता है? वो अपने आप को भगवान राम की क्या मानते हैं? संतान मानते हैं। इस कारण स्पेशली सबसे पहले चारण और भाटों ने इनको कहा था क्या? रघुवंशी, सूर्यवंशी और हिंदुआ सूरज। स्पेशली सभी राजा लगाते हैं। महाराणा प्रताप को भी हिंदुआ सूरज कहा जाता है, राणा सांगा को भी हिंदुआ सूरज कहा जाता है, राणा राज सिंह को भी हिंदुआ सूरज कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी को हिंदुआ सूरज टाइटल मिला वो था इस वंश का बप्पा रावल। आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर? वैसे सब राजाओं को कह देते हैं। ठीक है। अब आप यहां तक इसको नोट कीजिए, सेम नोट करना बिल्कुल एज इट इज, कोई फेरबदल नहीं करना।
नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं शासकों की, बात करते हैं वंश में एंट्री करते हैं आगे। ठीक है, देखिए साथियों, मेवाड़ रियासत और गुहिल वंश, मेवाड़ रियासत और वंश कौन सा है, गुहिल वंश। मेवाड़ रियासत और गुहिल या सिसोदिया वंश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन राजाओं की उत्पत्ति से जुड़े हुए सिद्धांतों के बारे में, कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो इनके बारे में हमारे सामने कुछ तथ्य रख रहे हैं। ठीक है, देखिए, नोट नहीं करना है अभी कुछ भी, सुनिए। सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखना कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो उत्पत्ति से जुड़े हुए हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, सुनिएगा। देखो, सबसे पहले हम 2-3 स्टेटमेंट की बात यहीं कर लेते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट है अपने सामने। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नल टॉड के कथन की, कर्नल जेम्स टॉड, कि कर्नल टॉड जो है वो इन शासकों को क्या मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे श्यामल दास जी की, कविराज श्यामल दास जी की, श्यामल दास। उसके बाद हम बात करेंगे अबुल फजल की, अकबर का राइटर रहा है अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे D.R. भंडारकर की, D.R. भंडारकर की। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे उत्पत्ति से अलग हटके शाखाओं के बारे में। क्लियर। और शाखाओं में भी स्पेशल हम मुहूर्त नैणसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, मुहूर्त नैणसी के बारे में, कि मुहूर्त नैणसी जी क्या कह रहे हैं भाई। ठीक है, दूसरा हम दोस्तों बात करेंगे श्यामल दास जी के बारे में, कि श्यामल दास जी इनकी शाखाओं के बारे में, जो ब्रांच है उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का हम ये कथन है, जो स्टेटमेंट है वो देख लेंगे। चलिए अब सुनना, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए, कर्नल जो जेम्स टॉड हैं वो दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार, किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, अनुसार देखना किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार। किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार। उसके पास जो प्रमाण उसको मिले हैं वो इन राजाओं को, इन राजाओं को, मेवाड़ के शासकों को, गुहिलों को, सिसोदियाओं को कहता है कि भाई ये जो राजा हैं ये राजस्थान के नहीं है भाई, ये जो राजा हैं ये गुजरात के हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों वो, कि ये जो शासक हैं ये कहां से आए हैं, ये गुजरात से आए हैं। और गुजरात में एक जगह बता रहे हैं, जैसे अपने राजस्थान में मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, ऐसे ही बोल रहा है कि गुजरात में एक स्थान था, एक रियासत थी छोटी, और उसका नाम है वल्लभी। कौन सी रियासत थी, वल्लभी। कर्नल टॉड साहब ये कह रहे हैं कि वल्लभी का कोई अंतिम राजा है शिलादित्य। कौन सा राजा है मित्रों, शिलादित्य। इस शिलादित्य की संतान है,
इस शिलादित्य की संतान है कौन? गुहिल वंश के शासक। क्लियर? देखिए हम बिल्कुल एरो और पॉइंटों में गए, मैं इसको बोल दूंगा, लिख लेंगे अपन इसको, पहले हम समझ रहे हैं इसको। श्यामल दास जी कर्नल टॉड की हाँ में हाँ मिला देते हैं। श्यामल दास जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल राइट, ये भी इनको संतान मान रहे हैं। किसकी संतान मान रहे हैं? शिलादित्य की। किसकी संतान मान रहे हैं दोस्तों? शिलादित्य की संतान मान रहे हैं। अबुल फजल सहमत नहीं है। अबुल फजल कहता है कि नहीं भाई, ये यहां के तो है ही नहीं, ये तो ईरान के हैं। कहां के? ये ईरान के। अबुल फजल कह रहा है कि ईरान का कोई राजा है, राजा, और उस राजा का नाम है नौशेरवा आदिल। क्या नाम है उसका? नौशेरवा आदिल। इसका कोई पुत्र है, इसका कोई कौन है? पुत्र है, उसका नाम था नौसेजाद। क्या नाम था दोस्तों? इस नौसेजाद की संतान है, इस नौसेजाद की संतान है कौन से शासक? गुहिल वंश के शासक। ठीक है। डी.आर. भंडारकर जी कह रहे हैं अबुल फजल जी हवाबाजी की तो इतनी लंबी कर दी कि इन लोगों को सीधे ही मुस्लिम राजाओं की संतान बना दिया, और वो भी कहां पहुंचा दिया? ईरान में। नहीं नहीं, डी.आर. भंडारकर जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो है ना, ये ब्राह्मणों की संतान है। डी.आर. भंडारकर कह रहे हैं कि नहीं, ये मुस्लिमों की संतान नहीं है, ये तो ब्राह्मणों की संतान है। किसकी संतान है ये? ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों की संतान है, ये गुहिल वंश के राजा। कौन है ये? ब्राह्मण है या ब्राह्मणों की संतान है। क्लियर? डी.आर. भंडारकर का आपसे कई बार ये पूछ लेता है पूरा नाम क्या है? देवदत्त, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। आ गई क्या बात समझ में? ये इनकी उत्पत्ति से जुड़े हुए फैक्ट हुए अपने सामने। अब दोस्तों अगर शाखाओं की, इनकी जो ब्रांच है उनकी संख्या के बारे में बात करें तो देखो इनकी संख्या, इन ब्रांचों की संख्या मुंडौत नैणसी ने 24 बताई है। गुहिल वंश की कुल शाखाएं देखें हम छोटी बड़ी, तो नैणसी जी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, इनकी जो ब्रांच है वो कितनी है? 24 है। ठीक है। श्यामल दास जी कह रहे हैं कि नहीं भाई 36 है। और अगर मैं बात करूं कर्नल टॉड की, तीसरा और ले लेते, मैं बात करूं कर्नल टॉड की, तो कर्नल टॉड साहब भी कह रहे हैं कि भाई इनकी जो ब्रांच है कुल वो 24 है। इसकी 24 में और इसकी 24 में, बीच वाला इंक्लूड नहीं है इसमें। कर्नल टॉड की 24 और मुंडौत नैणसी की 24 में केवल एक ही शाखा समान है। एक शाखा समान है दोस्तों, और वो है सिसोदिया शाखा, अपन जिसको वंश भी बोल देते हैं बार बार, वैसे वो शाखा है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? एक बार वापस चलना ऊपर, हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश के राजाओं के बारे में। मेवाड़ रियासत पर गुहिल वंश ने राज किया। अब इनकी उत्पत्ति से जुड़े हमने यहां पर 3-4 फैक्ट समझे हैं। कर्नल टॉड पुरानी बहियों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, उसके पास जो जो एविडेंस है, और उनके अनुसार ये कह रहा है कि भाई ये जो राजा है ये राजस्थान के नहीं है, ये गुजरात में एक छोटी रियासत पड़ती थी वल्लवी, और वल्लवी का कोई अंतिम राजा था शिलादित्य, उसकी संतान है। किस वंश के राजा? गुहिल वंश के राजा। क्लियर? दूसरा, श्यामल दास जी कहते हैं कि हाँ भाई डन है, बिल्कुल सही है कि ये शिलादित्य की ही संतान है, और वो शिलादित्य वल्लवी का ही राजा था। ठीक है। हम बात करें अबुल फजल की। अबुल फजल कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग गुजरात से संबंध नहीं रखते हैं, ये लोग संबंध रखते हैं कहां से? डायरेक्टली पहुंचा दिया कहां पर? ईरान में।
और उससे पूछा भाई ईरान में किससे रख रहे हैं संबंध, तो कह रहा है ईरान का कोई राजा है नौशेरवा आदिल। कौन? उस नौशेरवा आदिल का कोई पुत्र था नौशेजाद। कौन? उस नौशेजाद की संतान है आपके गुहिल वंश के राजा। कौन बोल रहा है? अबुल फजल। हम नीचे आए, डीआर भंडारकर जी कह रहे हैं कि अबुल फजल तेरे जोड़े हाथ भैया, तू सीधा ही मुस्लिम साबित कर रहा है इन लोगों को। ये मुस्लिम नहीं है, ये तो कौन है? ये तो ब्राह्मण है। कौन थे? कि भाई ये तो कौन है? ब्राह्मण है। दूसरा, डीआर भंडारकर का हमने दोस्तों यहां पूरा नाम देखा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अब इनकी ब्रांचों के बारे में हमें जानकारी कौन कौन दे रहा है, तो मुख्यतः मुहूर्त नैणसी कहता है कि इनकी जो कुल ब्रांच हैं वो दोस्तों कितनी है? 24। कर्नल टॉड भी बता रहा है कितनी? 24। और श्यामल दास जी कहते हैं नहीं यार 24 नहीं, और भी छोटी बड़ी है, ये और ज्यादा डीप ड्राइव करवा दिया इन्होंने, 36 बता दी टोटल। ठीक है। अच्छा, इनकी इस वाली 24 में और इस वाली 24 में 23 अलग है। 23 इसकी अलग है मुड़ोत नैणसी वाली, और 23 कर्नल टॉड वाली अलग है। एक शाखा मिल रही है केवल। कौन सी शाखा? एक शाखा। कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। बोलो बात समझ में आई? आई ना? अब नोट डाउन कर लेते हैं इसको। चलो मैं बोल रहा हूं, सब कुछ आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जहां आप रुक जाएं चूक जाएं वहीं देख लो। ठीक है, चलो लिखो। एक हेडिंग लगाओगे, मेवाड़ रियासत, ऊपर ही ऊपर मेवाड़ रियासत, हेडिंग लगा दीजिए मेवाड़ रियासत। फिर उसमें एक छोटी हेडिंग लगाओ अंदर और लिखो गुहिल वंश की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति अंडरलाइन कर दीजिएगा, गुहिल वंश की उत्पत्ति। हाँ, नंबर 1 2 करके डालते जाना, मैं नेक्स्ट बोलूं अपना नंबर चेंज कर देना। ठीक है। नंबर 1 लिखिए, कर्नल टॉड ने, कर्नल टॉड ने जैन बहियों के अनुसार, ग्रंथ भी लिख सकते हो आप, कर्नल टॉड ने जैन बहियों के अनुसार, ग्रंथ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, गुहिल वंश के शासकों को, कर्नल टॉड ने जैन ग्रंथों के अनुसार गुहिल वंश के शासकों को वल्लवी, कोष्टक में लिखिएगा गुजरात, गुहिल वंश के शासकों को वल्लवी, कोष्टक में गुजरात, वल्लवी के राजा शिलादित्य, वल्लवी के राजा शिलादित्य की संतान माना है। वल्लवी के राजा शिलादित्य की संतान माना है। वल्लवी के राजा शिलादित्य की क्या माना है? संतान माना है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं कौन? श्यामल दास जी। इसी लाइन में लिखे, अगले में लिखो, अगली लाइन नंबर 2 लिख दो। नंबर 2, श्यामल दास ने भी गुहिल वंश के शासकों को, श्यामल दास ने भी गुहिल वंश के शासकों को वल्लवी के शासक शिलादित्य, श्यामल दास ने भी गुहिल वंश के शासकों को वल्लवी के शासक शिलादित्य की संतान माना है। वल्लवी के शासक शिलादित्य की संतान माना है। नेक्स्ट नंबर अगला लिखिए, अबुल फजल ने गुहिल वंश के शासकों को, अबुल फजल ने गुहिल वंश के शासकों को, अबुल फजल ने गुहिल वंश के शासकों को ईरान के राजा,
ईरान के राजा नौशेरवा आदिल, ईरान के राजा नौशेरवा आदिल के पुत्र नौसेजाद, ईरान के राजा नौशेरवा आदिल के पुत्र नौसेजाद की संतान, ईरान के राजा नौशेरवा आदिल के पुत्र नौसेजाद की संतान माना है, संतान माना है। क्लियर? आगे बढ़िए, नंबर अगला है ना, डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर, ब्रैकेट में पूरा नाम लिख दीजिए डी आर भंडारकर का, डी आर भंडारकर, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखिए, डी आर भंडारकर, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखो, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। डी आर भंडारकर ने गुहिल वंश के शासकों को, डी आर भंडारकर ने गुहिल वंश के शासकों को, गुहिल वंश के शासकों को ब्राह्मण, गुहिल वंश के शासकों को ब्राह्मण माना है, गुहिल वंश के शासकों को क्या माना है? ब्राह्मण। डी आर भंडारकर साहब कह रहे भाई मेरे अकॉर्डिंग ये मुस्लिम नहीं है, मुझे कुछ ऐसे प्रमाण मिले कि ये ब्राह्मण है। ठीक है जी। हाँ, अब आगे बढ़िए, देखना पॉइंट नंबर अगला, स्टार लगा दो या पॉइंट बना दो, वैसे स्टार लगा दो, पॉइंट तो खत्म हो गए अभी, यही पॉइंट थे, स्टार लगाओ। देखना, मुहडौत नैणसी ने गुहिल वंश की कुल, मुहणौत, इधर देख लीजिए, मुहणौत नैणसी ने गुहिल वंश की कुल 24 शाखाओं का, मुहणौत नैणसी ने गुहिल वंश की कुल 24 शाखाओं का वर्णन किया है एवं कर्नल जेम्स टॉड ने भी, एवं कर्नल जेम्स टॉड ने भी गुहिल वंश की, कर्नल टॉड ने भी गुहिल वंश की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। इन दोनों में केवल एक सिसोदिया शाखा ही, इन दोनों में केवल एक सिसोदिया शाखा ही समान है। इन दोनों में केवल एक सिसोदिया शाखा ही समान है, यानी कि एक ही ब्रांच मिलती है, दोनों के 23 अलग है। ठीक है, एक और लिख दो, श्यामलदास ने गुहिल वंश की कुल 36 शाखाएं, श्यामलदास ने गुहिल वंश की कुल 36 शाखाओं का वर्णन किया है। छत्तीस शाखाओं का वर्णन किया है। बढ़े क्या आगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट तो नहीं गया इसमें से? अब अपन ने ब्रांच देख ली है, अब बात करेंगे शासकों में पहले शासक की। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ रियासत की, और हम मेवाड़ रियासत में भी कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गुहिल वंश हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुहिल वंश की बात कर रहे हैं। अब आप इसको बार बार सिसोदिया तो नहीं बोलोगे, है ना, सिसोदिया ब्रांच है,
ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। गुहिल वंश की हम बात कर रहे हैं। देखो मेवाड़ रियासत, और किस वंश ने राज किया? गुहिल वंश, ठीक है जी। देखिए अब पहले राजा की बात करते हैं भाई। पहले राजा की देखो, एक व्यक्ति है, एक राजा है, और उस राजा का नाम है गुहिलादित्य। इसी राजा को हम गुहिलादित्य या गुहिल भी बोल देते हैं, ठीक है। गुहिलादित्य नामक एक राजा है दोस्तों। ये राजा क्या करेगा? देखो दो तीन फैक्ट इससे हमें पूछे जाएंगे, अपन उनको एक बार नोट कर लेते हैं भाई, क्या क्या पूछे जाने वाला है इससे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गुहिल वंश की नींव किसने डाली? सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? गुहिल वंश की नींव। देखो ये किस वंश की नींव डाल रहा है? गुहिल वंश की। अरे भाई अगर नींव डालेगा तो किसी ना किसी समय तो डालेगा, समय पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रथम राजधानी भी तो बनाएगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। किसकी? गुहिल वंश की, ठीक है। देखिए फिर हम देखेंगे अंत में इसके उपनाम, राजा के उपनाम। देखो कौन कौन से क्या क्या काम ये व्यक्ति करेगा, देखना साथियों। इसने गुहिल वंश की नींव डाली। देखो वंश बराबर कौन सा है? गुहिल वंश, ठीक है भाई। अच्छा कब नींव डाली इसने? 566 ईस्वी में इसने नींव डाल दी है। पहली जो राजधानी है वो क्या बनाया इसने? नागदा। किसको बनाया दोस्तों? और नागदा जो अपना पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? ये उदयपुर में ये इलाका पड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी भी वंश की नींव डाल रहा है, क्या उससे उस वंश का संस्थापक नहीं कहेंगे? कहेंगे। क्या उससे उस वंश का पहला पुरुष या मूल पुरुष कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ या ना? देखो इसे क्या कहते हैं? गुहिल वंश का संस्थापक। समझते हुए चले जाओ, गुहिल वंश का संस्थापक। क्लियर दोस्तों? इसे गुहिल वंश का मूल पुरुष भी कहते हैं। गुहिल वंश का मूल पुरुष, मूल का मतलब जड़, कि ये लोग यहां से चले हैं, ठीक है। मूल पुरुष। उसके बाद इसे गुहिल वंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। गुहिल वंश का क्या कहते हैं इसको? आदि पुरुष। गुहिल वंश नहीं लिखा इधर अपन ने। गुहिल वंश का कौन सा पुरुष कहते हैं इसको? आदि पुरुष भी इसको कहते हैं। आदि का मतलब होता है पहला पहला, प्रारंभिक पहला, ठीक है ना। देखिए ये इसके उपनाम है। अब हमसे एक प्रश्न और अच्छा पूछा जाएगा, और ये पूछेगा कि इस वंश का प्राचीनतम प्रमाण क्या है ना। गुहिल वंश का प्राचीनतम प्रमाण पूछेगा हमसे। गुहिल वंश का प्राचीनतम प्रमाण। दोस्तों एक अभिलेख है, सामूली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामूली अभिलेख। मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि शिलालेखों वाला जो पोर्शन है वो कहीं हद तक हम कवर करते चले जाएंगे राजवंशों में, ठीक है। यही तो बोला था मैंने। जो बचेंगे उनको भी हम ही पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक डाल देंगे कि महत्वपूर्ण शिलालेख या अभिलेख या प्रशस्ति। क्लियर? ठीक है, एक बार वापस सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश की। राज किया मेवाड़ पर एक व्यक्ति हुआ गुहिलादित्य।
ये यहां पर गोहिल वंश की नींव डालेगा अपने ही नाम से। क्लियर? कब डाली नींव इसने? 566 में डाल दी है। पहली राजधानी इसने नागदा को बनाया है, और नागदा कहां पर है अपना? उदयपुर में है। अच्छा, इस व्यक्ति को गोहिल वंश का दोस्तों संस्थापक कहते हैं, गोहिल वंश का मूल पुरुष और गोहिल वंश का आदि पुरुष कहते हैं। इस वंश के बारे में सबसे प्राचीन अगर कहीं हमें पत्थर पर लिखित प्रमाण मिला है तो वो पत्थर है कौन सा? सामूली अभिलेख। क्लियर? अब हम बात करेंगे डिटेल में सामूली अभिलेख के। अच्छा, शुरुआत में हम जैसे कोई गाइड वगैरह पढ़ते हैं या कुछ और ऐसी कहानियां पढ़ते हैं, तो दोस्तों शुरुआती राजाओं में बहुत कहानियां हैं, बहुत किस्से हैं, लेकिन किस्से और कहानियां परीक्षा में प्रश्न नहीं बनते। गुहिल वंश के बारे में या गुहिलादित्य के बारे में, शुरुआती राजाओं के बारे में बहुत कहानियां हैं, आपको उन कहानियों को नहीं पढ़ना। ऐसी ऐसी कहानी है, लंबी लंबी कहानी कि शिलादित्य की संतान है ये, पुष्पावती माता थी और गुफा में पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया गुहिलादित्य, क्योंकि लोकल लोग वहां पर गुफा को गुहा बोलते थे। वो कहानियां हमें नहीं पढ़नी है, वो सभी कहानियां मुझे आती है, लेकिन ये कहानियां पेपर में प्रश्न नहीं बनती। क्लियर? शुरुआती राजा यही फैक्ट पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। अब हम इसको डिटेल में खोल के समझेंगे सामूली को। क्लियर? देखिएगा, सामूली को देख लेते हैं एक बार। सामूली अभिलेख, सामूली अभिलेख। अब देखो, किसी भी शिलालेख को, किसी भी अभिलेख को मैं लास्ट तक एक ही पैटर्न से पढ़ाऊंगा। मैं मेरे नोट्सों में बार बार डायग्राम चेंज नहीं करता हूं। इसी डायग्राम में हम एक बार समझने में ज्यादा समय लगाएंगे, फिर कोई भी शिलालेख हम पढ़ेंगे इसी फॉर्मेट में लाके उसको सेट कर देंगे, और परीक्षा में प्रश्न भी इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पुटअप होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी शिलालेख को टच करके, उसका नाम लेके। ठीक है, देखिए सुनना। सबसे पहले ये पूछेगा भाई इसका प्राप्ति स्थल क्या था। प्राप्ति स्थल या स्थान एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भाई इसकी भाषा कौन सी है, भाषा किस लैंग्वेज का है ये शिलालेख ऊपर वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा किस समय का है ये, किस समय का है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछेगा कि संबंधित राजा, संबंधित राजा किस राजा से या किस घर घराने से, किस व्यक्ति से इस पत्थर का संबंध है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न हमसे पूछेगा कि इस पत्थर से हमें जानकारी क्या मिली है। तो हम यहां जानकारियां, कई सारी जानकारियां लिख देंगे इस प्रकार से, जो जो भी इस पत्थर से मिला है। इसका मतलब यहां कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। क्लियर? फॉर्मेट लास्ट तक बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, करना करें, इसको नोट करना शुरू कर दें इस फॉर्मेट को। देखिए सबसे पहले कोई भी शिलालेख, पहला प्रश्न यही बनता है उसमें से कि कोई भी शिलालेख कहां से मिला, कहां से प्राप्त हुआ। तो देखो दोस्तों, उदयपुर का, उदयपुर के सामूली नामक स्थान से मिला है। गांव से, और मिलना भी किसको मिला है, डॉक्टर ओझा को मिला है भाई। डॉक्टर ओझा जी प्रकाश मिला है इसको। किसको मिला है? डॉक्टर ओझा और उनकी टीम को ये मिला था। ये देखो, जो पत्थर जहां से मिलता है उसका वही नाम रहता है। देखो जैसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए बिजौलिया अभिलेख कहां से मिला, तो आप क्या कहोगे, बिजौलिया से मिला। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ का अभिलेख कहां से मिला, उदयपुर से थोड़ी मिलेगा, वो चित्तौड़ से मिलेगा। अगर वो पत्थर उदयपुर से मिलता तो उसका नाम उदयपुर का अभिलेख हो जाता। हाँ या ना भाई? ये पत्थर, सपोज कीजिए पत्थर है, ये हमें जहां से मिलेगा हम यही तो लिखेंगे कि ये मुझे वहां से मिला। अब ये जो पत्थर है ये मिला कहां से, सामूली से।
इस कारण इस अभिलेख का नाम ही हो गया किसका अभिलेख? सामोली अभिलेख। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूले लास्ट तक चलेंगे, ध्यान रखना, चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। भाषा, जितनी भी पुराने पत्थर हैं सबकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। सिंपल सी बात है दोस्तों। ये पत्थर कब का है? ये 646 ईस्वी का है। क्लियर? ये एक राजा का नाम हमें यहां मिलता है, शिलादित्य का, कि कोई शिलादित्य नामक राजा था, उसके समय का है ये। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये वही शिलादित्य है क्या जो वल्लभी गुजरात का राजा था? कर्नल टॉड बोल रहे हैं, और वो अंतिम राजा था, उसके बाद ये लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है, ये कोई और ही शिलालेख है, और ही शिलादित्य है। देखो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, हमें इस अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां मिली, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिन चीजों ने एकदम से हालात बदल दिए। जैसे कुछ राइटर ये कहते हैं कि भाई ये तो शिलादित्य के ही संतान थे, इस वंश के राजा, लेकिन शिलादित्य जब इसको लिखवा रहा है तो वो कह रहा है इसमें शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज बता दिया गया है। देखो इसमें शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज, कौन सा वंशज? 5वां वंशज बता दिया गया। अब भाई 5वें कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो गुहिल ही होगा ना, गुहिल। गुहिल के बाद भोज, भोज के बाद महेंद्र। कौन? भोज के बाद महेंद्र, और महेंद्र के बाद नाग, और नाग के बाद है शिला। क्या मैं सभी राजाओं के पीछे दित्य लिखूं क्या? ये सब दित्य है, गुहिलादित्य, भोजादित्य, महेंद्रादित्य, नागादित्य और शिलादित्य। हम इस राजा की बात कर रहे हैं, इसमें यही 5 नाम क्रम से मिले इस पत्थर में, जिससे हमें ये डाउट ही ना हो कि ये शिलादित्य कौन है। शिलादित्य कह रहा है कि मैं गुहिल का जो फाउंडर है इस घर घराने का, मैं उसका 5वां वंशज हूं, और ऑर्डर और लिखा गया इसमें कि इससे पहले कौन? नाग या नागादित्य, उससे पहले महेंद्र, उससे पहले, और उससे पहले गुहिल। ठीक है दोस्तों, शिलादित्य का हमें एक समय मिला है इसमें, भाई ये लिखा मिला। ठीक है, अब इन राजाओं का काल डिसाइड करने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है इस पत्थर से। कैसे मदद मिलती है कि इतिहासकार क्या करते हैं, यहां से कम करते करते आंकलन करते हैं मोटा मोटा, कि भाई देखो कैसे कम कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं किस में से? 646 में से। तो वो क्या करते हैं, 20-20 वर्ष कम कर देते हैं आइडिया से, आंकलन से। ये कहते हैं कि यार कम से कम देखो 20 साल तक राज किया होगा शिलादित्य ने, 20 किया होगा किसने? नागादित्य ने। 20 किया होगा किसने? और 20 किया होगा किसने? और 20 किया होगा किसने? अगर हम लगभग 20-20 वर्ष कम करें और इसका समय निकालें, तो दोस्तों इसका समय हमारे सामने निकल के आएगा क्या? 566 निकल के आ गया। हाँ या ना? देखो करके देखो एक बार। अच्छा इसमें 20 जोड़ो एक बार 566 में, हाँ, फिर उसमें 20 जोड़ो, और फिर उसमें 20 जोड़ो, और फिर उसमें 20 जोड़ो, 600 आ गया। देखो 646। इसका मतलब ये जो शिलालेख है ये 100% अपने ऑर्डर को सही साबित कर रहा है कि हाँ ये इसकी 5 पीढ़ियों बाद पैदा हुआ है कोई। कौन? शिलादित्य। कौन? शिलादित्य। यही तो बात हुई है कि कोई शिलादित्य है, वो इसके 5वीं पीढ़ी में आया है। क्लियर?
संस्कृत भाषा का ये लेख है, इसमें और भी जानकारियां मिली हैं, है ना, पर लेकिन एक मोटी जानकारी ये है कि भाई इसमें एक राजा का नाम मिला हमें गुहिल, एक का भोज, एक का महेंद्र, एक का नाग और एक का शिलादित्य। इस शिलादित्य के समय का ये पत्थर है और उसमें कहा गया है कि मैं शिलादित्य गुहिल का कौन सा वंशज हूं, 5वां वंशज हूं। क्लियर, ये ऑर्डर अपन ने पीछे आते हुए देख लिया है, नोट करें इसको। इससे ज्यादा कहानियां कथाएं इसके बारे में नहीं पढ़नी है, पहले ही सावधान रहना है, ठीक है ना, इतना बहुत है। अगर वो जरूरी होता तो फिर हम कथाएं भी तो सुनते ना भाई, हमें तो कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो नोट करो। बढ़े आगे दोस्तों, इससे और कई सारी जानकारियां मिली, लेकिन ये पत्थर प्राचीनतम है गुहिल वंश के बारे में। एक इससे ये जानकारी भी मिली कि तांवे उसमें जावर में कभी तांवे और जस्ते का खनन कार्य हुआ करता था। जब ये शिलालेख लिखा जा रहा है तो उस समय जावर में, देखो जावर में, इसको ऐसे ही नोट कर लेना, जावर में तांवे और जस्ते उद्योग खनन उद्योग की जानकारी क्या होता है कि जावर में तांबे और जस्ते का जो खनन उद्योग है उसकी जानकारी हमें मिलती है किससे, सामोली अभिलेख से। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के बाद अपना कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आपका प्रश्न है, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।